गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम हिंदी में आपको पार्ट नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है मैत्रीगान। इसके रचयिता है इरा सक्सेना, जिन्होंने इसके अंदर मित्रता के महत्व को बताया है। हमने अभी तक जो भी पाठ पढ़े उनमें कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। ऐसे ही इस मैत्रीगान के अंदर भी एक उद्देश्य ज़रूर है, यानी इसमें कई उद्देश्य हैं जो मैं आपको बताती हूँ। पहला उद्देश्य है मित्रता के महत्व को स्थापित करना, यानी मित्र जो है उसकी महत्वता यानी उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारी ज़िंदगी के अंदर, उस चीज़ को इस पार्ट में बताना है। मित्र के लिए आत्मीयता और आदर का भाव रखना, यानी मित्र की अगर हमने कोई मित्र बनाया है तो इस मित्र के लिए हमें हमेशा आदर का भाव रखना चाहिए। प्रतिद्वंद्वी की प्रतिभा का सम्मान और प्रशंसा करना। प्रतिद्वंद्वी यानी आपका सहभागी, यानी जो भी कोई भी प्रतियोगिता हो रही है उसमें आपका जो मित्र है वो आपका सहभागी भी हो सकता है, तो इसलिए उसकी प्रशंसा करना यानी उसकी तारीफ़ करना, उसका जो हुनर है उसकी तारीफ़ करना, ना कि उसके हुनर से हमें जलना चाहिए, ना कि उसे नीचे दिखाना चाहिए। स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास करना। स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास करना यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है जो हुनर हमारे अंदर है वो हमारे दोस्त में भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसे नीचा दिखाने की कोशिश करें। हम उसके साथ उसी के जैसा बर्ताव करें ताकि उसका जो हुनर है वो भी हमारे जैसा ही होना चाहिए। यानी हमें उसका क्या रखना चाहिए, स्वभाव ऐसा रखना चाहिए कि ये भी एक कलाकार है और हम भी एक कलाकार है। वाद विवाद या मतभेद चाहे हो पर भेद नहीं हो, ये सीख देना। यानी हम प्रतिभागी हैं, हमारे बीच में कोई भी वाद विवाद बहस हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमें उसके अंदर लड़ाई ना दिखाकर एक क्या देखना चाहिए, हमेशा ये दिखाना चाहिए कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये मेरा सहभागी है, लेकिन हमें इसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। चाहे हमारी इस बात पर बहस हो जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें मित्र की तरह रहना चाहिए। अब हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं। ओह कौन है? जैसे ही तारा किसी से टकराई वे चिल्ला उठी। कुछ संभली तो देर में देखा कि दो बड़ी बड़ी आंखें उसे घूर रही थी। कौन हो तुम? उसने फिर पूछा। वासंती, मधुर स्वर में उत्तर मिला। ओह माफ़ करना, मैं तो अपना तंबू ढूंढ रही थी, तारा ने बात स्पष्ट की। अब यहाँ पर दो लड़कियों की बात हो रही है जो आपस में टकराई। उसमें से एक लड़की तारा थी और एक वासंती। तारा वासंती से टकराई और उसने पूछा, ओह कौन है? फिर उस वासंती ने मधुर स्वर में यानी एकदम धीरे आवाज़ के अंदर कहा, मेरा नाम वासंती है। इतने में बिजली आ गई और रोशनी में उसने वासंती को देखा। सामने हरे और पीले रंग के कपड़े पहने एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी। सांवला सलूना रंग, तीखे नेल नक्श, हरी आकर्षक आंखें, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती। यानी उस वक्त बिजली गई हुई थी और उसी वक्त बिजली आ गई। यानी इस कहानी के अंदर दो लड़कियों के किरदार को दर्शाया है, एक तो तारा और एक वासंती। तारा जो थी वो उत्तर प्रदेश की थी और वासंती जो थी वो तमिलनाडु की थी। तो उसमें वासंती के जो आकृति है, उसकी बनावट है, उसके बारे में बताया कि वासंती ने हरे पीले रंग के कपड़े पहने और एक दुबली पतली लड़की थी। उसका रंग सांवला सलोना था, तीखे नेल नक्श थे और हरी आकर्षक आंखें थी। वे एक दूसरे को देखकर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। अरे मैं तो अपना तंबू ढूंढ रही थी, तारा ने दोहराया। वासंती की कुछ समझ में तो नहीं आया, बस अचक चाकर चिगरा से बोली, ये पैर वासंती, मेरा नाम वासंती है। अब जो वासंती थी वो एक तमिलनाडु से रहने वाली थी, उसे हिंदी नहीं आती थी। तभी तारा ने उसे हिंदी में कहा कि मैं अपना तंबू ढूंढ रही थी। तंबू यानी जो कैंपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक खेमा बनाया जाता है रहने के लिए कपड़े का, तो वो तंबू तारा ढूंढ रही थी, उसने वासंती को कहा। इसी तरह दोनों तभी वासंती ने अचानक उसे कहा कि मेरा नाम वासंती है। तारा ने मन मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। वासंती के सिवा उसको कुछ समझ नहीं आया था। फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर उसने अपने अपने रास्ते चल दी। यानी जो तारा थी उसे भी तमिल भाषा नहीं आती थी। उसने
उसने वासंती के शब्द में से सिर्फ वासंती जो उसका नाम था वही उसके समझ में आया, बाकी उसे तमिल भाषा में उसे कुछ समझ में नहीं आया था। चेन्नई के अंतर्राज्यीय विद्यालय सांस्कृतिक समारोह हो रहा था। चेन्नई में अंतर्राज्यीय, जैसे अंतर्राज्यीय अलग अलग राज्यों के सांस्कृतिक समारोह हो रहा था, यानी जैसे हमारे राज्य कौन कौन से, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो ये अलग अलग राज्य जो है वो हम चेन्नई में उन्हीं राज्यों से आने वाले लोग प्रतिभागी के रूप में सांस्कृतिक समारोह में उपस्थित हुए थे। दोनों उसी में भाग लेने आई थी। तारा उत्तर प्रदेश के छोटे से बुलंदशहर में रहती थी और वे सुगम संगीत की प्रतियोगिता में अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। यानी जो तारा थी वो उत्तर प्रदेश के रहने वाली थी बुलंदशहर में, और उसने चेन्नई में सुगम संगीत की प्रतियोगिता में अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। यानी प्रतिनिधित्व करने आई थी, यानी जो उसका संगीत प्रतिभा थी उसको वो दिखाने यहाँ पर आई थी। राज्य स्तर पर आसानी से विजयी होकर तारा बुलंदशहर से चेन्नई आई थी। यानी राज्य स्तर पर मतलब वो जहाँ उत्तर प्रदेश में रहती थी वहाँ पर वो बहुत अच्छी संगीत कलाकार थी, और इसी वजह से उसे अंतर्राज्यीय यानी दूसरे राज्य में अपनी प्रतिभागिता के रूप में यहाँ पर भेजा गया था। संगीत उसके स्वभाव का ही एक अंग बन चुका था। इस अवसर पर भाग लेने के लिए चेन्नई आना महत्वपूर्ण बात थी। यानी संगीत उसके स्वभाव का एक अंग बन चुका था। यानी हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर छुपा हुआ रहता है। ऐसे ही जो हमारा हुनर होता है वो हमारी ज़िंदगी का कोई ना कोई अंग बन जाता है। ऐसे ही तारा की ज़िंदगी का संगीत एक अंग बन चुका था। वे अपने इस स्वभाव को सभी को दिखाना चाह रहे थे। इस अवसर पर भाग लेने के लिए वे चेन्नई आना उसके लिए महत्वपूर्ण बात थी। केवल वे अपनी आयु के किसी साथी की कमी को महसूस कर रही थी। यानी वो सब कुछ था उसके पास जो उसे चाहिए था, लेकिन उसके पास यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, वो थी उसके हम उम्र के मित्र के। यानी उसके पास उसकी उम्र का कोई इंसान नहीं था जो उसके साथ वे अपना टाइम बिता सके। अगले दिन सुगम संगीत का आरंभिक दिन था। आरंभिक दिन यानी शुरुआती दिन। सभा भवन में पहुंचकर तारा ने वासंती को अपने दल के साथ खड़े पाया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। सभा भवन जहाँ पर संगीत होने वाला था वहाँ वासंती और तारा अपने दल के साथ खड़ी थी। यानी दल यानी समूह, यानी दो गुटों में लोग बटे हुए थे। वहाँ पर दोनों अपने अपने दल के साथ खड़ी थी और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। ये पैर वासंती अपनी ओर संकेत करके वासंती ने तारा को समझाने का प्रयास किया। यानी फिर उसने कहा कि मेरा नाम वासंती है, और तारा को उसने ये समझाने का प्रयास करा। तभी तारा ने कहा, मैं तारा। दिल्ली वाली? तुम दिल्ली वाली हो? उसने पूछा। नहीं, मैं बुलंदशहर से आई हूँ। और तुम कहाँ से आई हो? वासंती ने तारा से पूछा कि तुम दिल्ली वाली हो? उसने कहा कि नहीं, मैं दिल्ली वाली नहीं हूँ, मैं बुलंदशहर से आई हूँ। तारा ने वासंती से पूछा, तुम कहाँ से आई हो? अब वासंती उलझन में पड़ गई और कह गई वारायूर उसके शहर का नाम था, क्योंकि वासंती को हिंदी नहीं आती थी। तारा ने दोहराना चाहा पर असमर्थ रही। वासंती तेजी से हंसी और तारा ने फिर पूछा, तुम्हें हिंदी आती है? इल्ले। वासंती ने अपने दोनों अंगूठे और सिर हिला दिया। तो वासंती को हिंदी नहीं आती थी। अंग्रेजी? वैसे अंग्रेजी तारा की भी अच्छी खासी थी, अच्छी नहीं थी। इल्ले वासंती ने फिर इशारे से दोहराया। भाग लेने वालों ने अपने प्रदेश में गीत गाए। तारा की मधुर कण्ठ कजरी सुनकर हॉल में तालियां गूंज उठी। कुछ देर बाद वासंती में कुंभी पातू तमिलनाडु का लोकगीत ने भी दर्शकों को उतना ही आनंद विभोर कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार फिर हॉल गूंज उठा। अब दोनों अपने अपने प्रदेश के लिए गाना गाने शुरू कर दिया। तारा ने अपने उत्तर प्रदेश का कजरी लोकगीत है वो गाया था, और वासंती ने कुंभी पातू तमिलनाडु का लोकगीत था। दोनों ने इतना अच्छा संगीत प्रदर्शन किया था, और लोग उनको सुनकर बहुत आनंद ले रहे थे। यानी उनको सुनकर उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था, और वो बहुत खुशी से उनके लिए तालियां बजा रहे थे। मुकाबला तगड़ा है तारा, मीरा ने तारा को सावधान किया। वे शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने उत्तर प्रदेश से आई थी। अब तारा के साथ एक मीरा नाम की
लड़की आई थी उसने तारा से कहा कि तारा सावधान हो जाओ क्योंकि मुकाबला तगड़ा है, क्योंकि तुम भी बहुत अच्छी एक संगीत कलाकार हो और वासंती भी एक बहुत अच्छी संगीत कलाकार है। हाँ मीरा दी वे बहुत अच्छा गाती है, तारा ने कहा। मैं जमकर अभ्यास करूँगी, हमें जीतना ही है, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है। मीरा ने पीठ ठोकर तारा का उत्साह बढ़ाया। वासंती भी समझ चुकी थी कि वे जिसके साथ थोड़ी देर पहले दोस्ती करना चाहती थी वे उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी है। यानी अब वासंती को भी ये समझ में आ गया था कि जिसके साथ वे दोस्ती करना चाहती है वो अब क्या है, उसकी से प्रतिभागी है, यानी उसके साथ टक्कर का मुकाबला करने वाली है। सभागार के बाहर दोनों की नज़रें मिली तो परंतु प्रतिस्पर्धा के भाव से दोनों मुंह मोड़कर अपने अपने खेमे की ओर चल दी। प्रतिस्पर्धा यानी विरोधी भाव से, यानी उन दोनों को पता चल गया था कि अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से संगीत का मुकाबला कर रहे हैं और अब हम एक दूसरे के अब विरोधी हैं, यानी अब हम दोस्त नहीं बन सकते, और इसलिए वे दोनों अपने अपने खेमे में चले गए। वे दोनों एक दूसरे को विरोधी थी जो एक पुरस्कार पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। सारा दिन तारा अभ्यास करती, वासंती भी अपने खेमों में घंटों वीणा पर अभ्यास किया। वे दोनों भोजन कक्ष में मिली एक दूसरे को अनदेखा करके अलग अलग स्थान पर खाने बैठ गए। प्रतियोगिता में एक दिन पहले एक महाबलीपुरम घूमने गए। सब महाबलीपुरम घूमने गए। प्रतियोगिता जिस दिन थी आखिरी, उसके एक दिन पहले सभी लोग महाबलीपुरम, चेन्नई में एक जगह है, वहाँ पर घूमने गए। चमचमाता अथाह नीला सागर, चांदी सी रेत, मन शीतल समीर, इस मनमोहक दृश्य ने तारा को अगले दिन ही प्रतियोगिता की सुधि बुला दी। यानी वो जिस जगह पर घूमने गई थी वो इतनी सुशील और इतनी शीतल जगह थी, वहाँ पर तारा को ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो यहाँ पर एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई है। वे उस जगह से इतनी ज़्यादा मंगमुग्ध हो गई थी, यानी इतनी ज़्यादा उस जगह से फिदा हो गई थी कि उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी, और इसी वजह से वो आगे चलती जाने लगी। मंत्रमुग्ध सी तारा मीरा दी, बहन जी सभी को पीछे छोड़ विशाल मंदिरों की ओर चल दी। स्वच्छ नीले आकाश के समुद्र की इटलाती लहरें मंदिर की दीवारों से टकरा रही थी। धीरे धीरे मंदिर की चोटी को देखते हुए पीछे की ओर हटने लगी। अचानक किसी की चीख की आवाज़ सुनकर तारा सबकप आ गई। अचानक किसी ने उसे आवाज़ दी और वो घबरा गई। लड़खड़ाकर वे गिर पड़ती, इससे पहले ही दो सशक्त बाहों ने इसे थाम लिया। वे जैसे ही लड़खड़ाती हुई गिरने वाली थी तभी उसे किसी ने अपने बाहों के अंदर थाम लिया। गरजती लहरों की फुहार उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जरा संभली तो समझ आया कि वे एक समुद्र से बिल्कुल किनारे पर थी। कि भगवान, अगर मैं गिर पड़ती तो वासंती की बाहों में ही अपने ही संयत करती हुई तारा हल्के से मुस्कुराई। धन्यवाद भी बहुत मंद स्वर में निकला उसके मुंह से। वासंती ने आँख मिचकाकर उसे आश्वस्त करते हुए सिर हिलाया। इतने में मीरा दी और बहन जी भागकर वहाँ आ पहुँची। यानी जो तारा थी वो उस जगह से इतना ज़्यादा आकर्षित हो चुकी थी कि उसे ये पता ही नहीं चला कि वो समुद्र के किनारे पर आ गई। लेकिन उसी वक्त उसे वासंती ने आवाज़ दी और उसे समुद्र के किनारे से जाने से पहले उसे पकड़ लिया। तभी वहाँ पर मीरा दी और बहन जी भी उसे आ गई, और इसी वजह से जो तारा थी उसने मीरा को एकदम धीरे आवाज़ के अंदर धन्यवाद कहा, क्योंकि वो शर्मिंदा हो चुकी थी। जिसको वो अपना दुश्मन मान रही थी उसी ने उसकी जान बचाई थी और वे उसका कर्ज अदा नहीं कर पा रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अगर वासंती यहाँ पर ना होती तो मीरा भी हाँफती हुई बोली। बहन जी ने बीच में टोकते हुए कहा, तुम्हें सावधानी बरतना चाहिए थी। अब मीरा दी ने कहा कि अगर वासंती नहीं होती तो शायद तारा तुम पानी में डूब जाती। और उसी वक्त बहन जी ने भी उसे टोका, कहा कि तुम्हें सावधानी बरतनी चाहिए थी। उन्होंने धन्यवाद के साथ वासंती का सिर थपथपाया। तब वे लजाती हुई उठकर भाग गई।
तारा वहाँ से ले जाती हुई, यानी उसे शर्म आ गई थी कि वो जिसे दुश्मन मान रही थी उसी ने उसकी जान बचाई थी। भागते हुए चिल्लाई धन्यवाद और ज़ोर से हंस दी। उसकी हंसी मंदिरों की घंटियों की तरह गूंजने लगी। उसकी हंसी में अब तारा के हृदय के विरोध के भाव मिटे हुए थे। तारा एक बार फिर उससे दोस्ती करना चाहती थी, पर वे कैसे वासंती का बदला चुकाए? आखिर उसने उसकी जान बचाई थी। अब तारा जिसे अपना विरोधी मान रही थी, अब वे उससे दोस्ती करना चाहती थी, क्योंकि वे अपनी दोस्ती, अपनी जो जान बचाने का कर्ज था वो उसे चुकाना चाहती थी, उससे दोस्ती कर कर। उसके बाद सारा दिन तारा अनबनी सी, खोई खोई सी रहती। मैं कल प्रतियोगिता में नहीं गाऊंगी, उसने मीरा दी को कहा। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। मीरा दी ने यह सुनकर झटका लगा। अब जो तारा थी उसे हमेशा यही लग रहा था बार बार कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं वासंती का कर्ज चुका सकूं। तो उसने मीरा दी से कहा कि मैं कल गाना नहीं गाऊंगी। तभी मीरा दी ने उससे कहा कि बेवकूफ़ी की बातें मत करो, बेवकूफ़ी की बातें मत करो। तुम यहाँ पर एक प्रतियोगिता करने आई हो, उसे पूरा करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। लेकिन अगर मैं नहीं गाऊंगी तो वासंती जीत जाएगी। आखिर इसने मेरी जान बचाई है, तारा ने दलील की। उसके मन के भाव समझकर मीरा ने उसे समझाया, देखो भूल से भी ऐसी बात मन में नहीं लाना। कोई भी अच्छा कलाकार सर्वश्रेष्ठ गायक की पदवी कभी दान के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। इससे वासंती के स्वाभिमान को भी ठेस लग सकती है। तभी मीरा दी ने उसे समझाया कि जो तुम करने जा रही हो, तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ गायक यानी कोई भी अच्छा गायक कोई भी अपनी चीज़ दान में नहीं लेगा। वो हमेशा अपने जो प्रतिभागी है उसी के साथ वे अपना मुकाबला कर कर जीत हासिल करेगा, तभी उसे वो चीज़